ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए थे दास्तां कहते कहते। ये वर्ड थे इरफान खान जी के। साल था 2012। वो स्टूडेंट थे जेएनयू के। वहाँ पे करीब 400 से 500 लोग एक ओपन एयर थिएटर में बैठे हुए थे। इरफान खान अंदर गए। उन्होंने एक ब्लैक रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उनका एक ऑलिव कलर ग्रीन कलर का मफलर उन्होंने अपने गले में पहना हुआ था, केयरलेस तरीके से। बहुत ही सिंपल पर्सन थे वो एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह लग रहे थे। एक टॉल, एक हैंडसम इंसान, एक हैंडसम आदमी जिसका कोई भी दीवाना हो जाए। उन्होंने आते ही स्टेज पे 4 मिनट का लंबा भाषण दिया और फिर उन्होंने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया उन सारे लोगों के साथ जो उस हॉल में बैठे हुए थे, जो उन्हें सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने 2 घंटे का डिस्कशन किया सभी के साथ मिलके, सिनेमा को लेके अपने पैशन को बताया और अपनी ब्यूटी को, उनकी ब्यूटी लोगों ने समझ, उनकी सादगी को लोगों ने सराहा। उनसे पूछा गया कि आपका पहला प्यार कौन है। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपका पहला प्यार कौन है, तब उन्होंने क्या कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, मेरा पहला प्यार मेरा सिनेमा ही है। सिनेमा ही उनकी सब कुछ था। और जब उनसे उनकी वाइफ के बारे में पूछा गया, उनकी वाइफ का नाम था सुतापा के बारे में, जी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो हमारा आखिरी प्यार था। शी इज़ माई लास्ट लव। मतलब उनका पहला प्यार सिनेमा था और आखिरी प्यार उनकी वाइफ थी। ऐसी सोच थी उस इंसान की जो अब हमारे बीच में नहीं है। 53 साल के थे वो जब उनकी डेथ हुई। कॉलन इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई थी। उनको कॉलन इन्फेक्शन हो गया था। देखिए, वर्ल्ड जो है जिस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा था, ऑलरेडी काफ़ी परेशानियां थी। उस समय उनकी डेथ की खबर आते ही पूरी तरह से लोग शॉक हो गए। उनके फैंस के बीच में और हम लोग के बीच में भी, इवन रिच ग्रुप फैमिली में भी काफ़ी 2 मिनट का उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसे वो इंसान थे, इतना सम्मान था उनका। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी उनका जो है डेथ के बाद काफ़ी हद तक लोग जो है दुखी थे। लोग उनके खालीपन को कभी भर नहीं पाएंगे। लोग जो है वो एवरीडेज हीरो की तरह थे। मतलब हर दिन कोई भी मूवी देखी उनकी, हर दिन की तरह उनकी मूवी लगती थी और हर दिन वो जो है हीरो की तरह लगते थे। एक नया चेहरा। हिंदी मीडियम से लेके उनकी लास्ट फिल्म हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम देखी है। देखा ही होगा आपने उनके अभिनय को। जिस समय इंग्लिश मीडियम फिल्म रिलीज़ हुई थी उस समय भी वो हॉस्पिटल में ही थे और वहाँ से उन्होंने लिखा था कि काश मैं भी इसे प्रमोट कर पाता। जितने प्यार से हम लोगों ने इस फिल्म को बनाया, काश मैं भी उतने ही प्यार से इस फिल्म को प्रमोट कर पाता, लेकिन वो नहीं कर सकते थे अपने ख़राब हेल्थ के इश्यू के चलते। और उस हेल्थ की बीमारी ने, कॉलन इन्फेक्शन ने उनकी जान ही ले ली। इरफान जो है हर रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले करते थे। उनके पास बहुत ही ब्रिलियंट स्किल था कि वो हर रोल को एक अच्छे तरह से, एक अच्छे टाइम फ्रेम में फ्रेम कर देते थे और एकदम जीता जागता मिसाल लगता था उनकी बनाई हुई फिल्मों में। अगर आप ध्यान से देखिए, उनके अभिनय को ध्यान से देखिए, तो हर किरदार उनका, उनके सिंपलीनेस, उनकी ऑर्डिनरीपन जो भी था वो काफ़ी सराहनीय था। वो आसानी से हॉलीवुड में भी चले गए थे। सोचिए आप लोग कितने टैलेंटेड रहे होंगे वो। बॉलीवुड से उन्होंने हॉलीवुड में भी चले गए थे वो। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि कोई कॉमन पर्सन भी हो, कोई भी कॉमन पर्सन हो, वो भले ही हर दिन में कोई ना कोई चैलेंजेस फेस कर रहा हो, वो भी एक रियल हीरो बन सकता है, जैसे कि वो थे। वो खुद को भी अपने से आम लोगों की तरह ही जोड़ के देखते थे। वो खुद को एक स्टार की तरह कभी नहीं देखे। उन्होंने कभी खुद को एक स्टार की तरह नहीं देखा। बिग स्क्रीन के अगर बाहर देखा जाए तो इरफान खान जो एक इंसान थे, उनके कुछ वर्ड हैं जो कि उनके एकदम डाउन पीरियड लाइफ को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आउटसाइड देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस समय, इन दिनों में, वो उनका नाम ही है जो पूरे सिनेमा में हर जगह फैला हुआ है। बट अगर हमारी नज़र से आप देखिए तो सिर्फ वो एक एक्टर ही नहीं थे, एक प्रतिभावान इंसान भी थे जिन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी।
उनके पास उनका एक स्टैंडर्ड भी था, क्योंकि वो एक स्टैंड ले सकते थे। कहा गया है ना जैसे कि जो इंसान स्टैंड नहीं ले सकता उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। स्टैंड का क्या मतलब है? फिल्म सिंघम में अजय देवगन जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि बाजीराव सिंघम शेर है, मराठा मराठा, जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखता है। ठीक वैसे ही थे हमारे इरफान सर जी। उनके एक स्टैंड लेते थे वो। इरफान खान उन रियल पीपल में से थे जो बॉलीवुड के हैं, जो जिनका एक सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि उनके वॉइस जो थी वो हमेशा सही के लिए उठती थी, एकदम निडर थे वो। यहाँ तक कि अगर 2009 के जनरल इलेक्शन की बात करें, जब 2009 में जनरल इलेक्शन हुआ था गुजरात में, तो उन्होंने कैंपेन किया था, उन्होंने प्रमोशन किया था मल्लिका साराभाई का, जो कि अहमदाबाद में उस समय से इलेक्शन लड़ रही थी, अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उस समय के जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके अगेंस्ट उनका बहुत ही स्ट्रांग व्यू था कैंडिडेट को लेके कि अगर किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके ऊपर तो उसे पॉलिटिकल टिकट, उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, किसी पार्टी को उसे टिकट नहीं देना चाहिए। ये उनका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था। मतलब इससे उनकी अवेयरनेस और उनके माइंडसेट को हम लोग समझ सकते हैं कि कितने साफ इंसान थे वो, एकदम कितने पाक इंसान। अब वो जब भी प्रमोशन में बैठते थे, आपने देखा होगा उनके हाथ में हमेशा एक मोबाइल रहता था। उस मोबाइल पे भी वो फेसबुक पेज को भी अपने आगे देखते रहते थे, उसी को स्क्रॉल करते रहते थे। उनका एक ग्राम सेवा संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन था GSS, उससे उन्होंने स्टार्ट किया था ग्राम सेवक संघ को। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रूरल और अर्बन इंडिया को आपस में जोड़ता था और प्रमोट करता था हैंडमेड प्रोडक्ट्स को, क्योंकि काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे वो। छोटे लोगों की भी, जो लोग खुद से खुद की मदद नहीं कर पाते, और जो लोग छोटी छोटी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो हैं गरीब घरों की, जिस तरह से वो किसी प्रोडक्ट को बनाती थी, सेल करने की जिम्मेदारी ये ले लेते थे। ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचते थे अपने इस ग्राम सेवा संघ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इन्होंने जब इनॉग्रेट किया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो कला होती है, जितने हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, वो भी किसी कलाकार से कम की नहीं होती है। उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक आर्टिस्ट को फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स और इस तरह के शिल्पकार जितने भी हैं, उन्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लगभग सेम तरह के टूल को यूज करते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी। फेसबुक पे उन्होंने जो अपनी लास्ट पोस्ट डाली थी, उसमें भी उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, करो ना कुछ कैंपेन। उनके कैंपेन का नाम था करो ना कुछ। ये था GSS के लिए, जिसमें उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी वेलफेयर करने की, जितने भी पुअर शिल्पकार हैं, पुअर आर्टिशन हैं, और प्रोटेक्शन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेस को। ये दो चीज़ों के बारे को इन्होंने खासा ध्यान रखने को कहा था लोगों को। उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने इसके साथ साथ एक टैक्स डिनाइल सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था सरकार से कि इसे GST से दूर रखा जाए, GST को इस पर अप्लाई न किया जाए, इस पर कोई टैक्स न लिया जाए, जितने भी हैंडमेड गुड्स होते हैं, जिससे क्योंकि अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स की लोग ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, और अगर सरकार उस पर टैक्स ले लेती है तो जो थोड़ा बहुत भी आर्टिसन हमारे कमाते हैं, शिल्पकार हमारे कमाते हैं, वो हैंडमेड प्रोडक्ट बना के काफ़ी मेहनत करके, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट मशीन से बनाना इतना आसान नहीं होता, और जितने भी जो लोग के पास ये कला है वो जो ये बना सकते हैं अक्सर, तो उनके सामने भी काफ़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। उसे वो अच्छे से ध्यान रखते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मतलब जो है इसको GST से दूर रखना चाहिए। ये आसान चीज़ नहीं था फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इरफान खान कोई नहीं सोच रहे थे कुछ भी इसके बारे में, क्योंकि कोई स्टार होता है अक्सर आप देखेंगे कि वो ब्रांड्स का ज़्यादा प्रमोशन करता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उससे, लेकिन इरफान खान उन स्टार्स में से नहीं थे। अगर वो ब्रांड्स का प्रमोशन भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो अपने इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिससे रूरल टू अर्बन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। क्योंकि अगर गांव में हैं, ज़्यादातर महिलाएं गांव में ही बनाती हैं सारी चीज़ें हैंडमेड प्रोडक्ट, और अगर उसको शहर में सेल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इतनी अच्छी समझ थी उनकी।
अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा रेडिकल मूव भी लिया था कि जिस तरह खान इंडस्ट्री, आप लोगों को पता ही है कि खान इंडस्ट्री किस तरह हमारे बॉलीवुड पे राज करती है। इरफान खान भी, किसका सरनेम भी खान था, तो उन्होंने कहा कि अगर खान इंडस्ट्री में इरफान खान को भी अगर रखना हो तो मैं अपना सरनेम हटा लूँगा। उन्होंने ऐसा किया भी था। उन्होंने ड्रॉप कर दिया था अपने सरनेम खान को प्रमोशन के पर्पज से। खास तौर पे उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि अपने काम से जाने जाएं। इंसान की पहचान उसके काम से होती है, ना तो उसके कास्ट से होती है, ना तो उसके रिलीजन से होती है। वो अपने वर्क से खुद को जाना चाहते थे कि लोग उनको जाने उनके काम से। 2016 में उन्होंने पब्लिकली क्वेश्चन किया था कि फास्टिंग पर, कुर्बानी पे और तजिया प्रजेशन को लेके, जो कि इस्लामिक, अगर जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं उनके लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग था। लेकिन उन्होंने उसको भी क्लेरिफाई किया था कि वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मेंटेन करने की कोशिश करे एक ऐसा डिस्कशन जो कि इन सब रिचुअल्स के आसपास हो। लोगों को भी पता होना चाहिए आखिर रिचुअल्स क्यों मनाए जाते हैं, क्या इसका रेलेवेंस है, लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला था कि सारे रिलीजन जितने भी हैं उनको काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट होना चाहिए, कि उन्हें दिल से मानना चाहिए किसी भी धर्म को, ना कि उन्हें पब्लिक में दिखावा करना चाहिए, और काफ़ी रिलेवेंट रहना चाहिए, रैशनल आर्गूमेंट्स करने चाहिए, खाली हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से फैक्ट्स को रखना चाहिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ें किस तरह से लिंक हो रही हैं। हम अपने धर्म को मानते हैं तो ये मेरा बहुत ही प्राइवेट मैटर है, उनका कहना था। एक न्यूज़ चैनल में उन्होंने कहा भी था कि मैं मानता हूँ धर्म एक मेरा बहुत ही प्राइवेट मैटर है, और मेरा जो अल्लाह से कनेक्शन है वो उनका पर्सनल है। वो आपस में बातें करेंगे, वो उनकी पूजा करेंगे, उनकी इबादत करेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिक में वो चीज़ों को दिखाएं। तो ऐसी महान सोच थी उनकी, और हमें भी लगता है कि हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने एक समय में अपने मुस्लिम आइडेंटिटी को भी छुपाया था। छुपाया इन द सेंस कि छुपाया नहीं था, छुपाया इन द सेंस ये है कि उन्होंने इसे इन्वोक किया था, और उन्होंने का एक पॉइंट, मतलब उन्होंने अपना पॉइंट रखा था सामने कि देखिए ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं वो पुअर हैं, उनकी तरह नहीं है। और किसी भी तरह का कम्युनल अगर डिवाइड कर दिया जाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो इससे क्या होता है कि देश में अराजकता की स्थिति आ जाती है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो उन पुअर मुस्लिम्स का ही होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस पर भी उन्होंने खासा ध्यान दिया था। मतलब ऐसी समझ थी वो, आप समझ सकते हैं। जब वो मरे तो वो जितने भी रिलीजियस आइडेंटिटी से उन अक्रॉस, मतलब सारे लोगों ने मतलब उनके रोए। हालांकि एक सेट में उन्होंने कहा कि वो एक तरफ वो मुस्लिम जिहादी हैं और दूसरे के लिए कुछ और हो सकते हैं, बट वो पूरी तरह से वो ही वॉज नॉट ए मुस्लिम इनफ, वो पूरी तरह से मुस्लिम नहीं है। वहाँ पे कहा जा सकता है कि देयर वाज समथिंग अबाउट द मैन दैट अलाउड हिम टू एम्ब्रेस बाय मेनी डिस्पाइट बीइंग डिसोन्ड बाय फ्यू। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा था इस आदमी में, मतलब कुछ ऐसा था इस इंसान में जो कि अलाउ करता था एम्ब्रेस करने के लिए। बहुत लोग इसको मतलब पूछते थे, मानते थे। इनकी सोच ही अलग थी, और एकदम डाउन टू अर्थ की सोच थी, एकदम रिलेवेंस ये सोचते थे। कुछ लोगों को कहते थे कि इनकी बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को इनकी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्ब्रेस करें वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसोन कर दें, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही क्लियर था, बहुत ही क्लियर सोचते थे। वो फ्री थिंकिंग थे, वो फ्री थिंकिंग थिंकर थे, वो एकदम फ्री थिंकर की तरह थे। वे इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, और हेरेटिक भी थे। उनका जो पोर्ट्रेयल है मार्क्सिस्ट उर्दू पोएट मखदूम मोहिउद्दीन, तो वो आदमी जो कि तेलंगाना मूवमेंट को आगे लेके गया था। खक्सन मेड इनडिलायबल रिमार्क इन द हार्ट्स ऑफ सोशलिस्ट, जो कि वो इनडिलायबल मार्क लग दिए थे सोशलिस्ट के दिलों में। उनका जो पोएम था ठाकुर ना कौन, जो कि कास्ट सिस्टम से रिलेटेड था, काफ़ी क्रिटिक था इसके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2014 में वो शेयर किया गया था, मतलब कई बार इसको शेयर किया गया था। अगर उनका खुद का कंपोजिशन देखा जाए तो इधर आओ, जो कि एक अलग तरीके का भाव क्रिएट करता है कि एलियनेशन, जैसे कि इधर आओ का मतलब कि जैसे लेबर को उन लोग बुलाते हैं वो, तो उस तरह से एकदम ज़मीनी लेवल पे इन्होंने उसके टाइटल रखा था। एक था इनका काम ज़रूरी नहीं, ज़रूरत काम नहीं, काम ज़रूरत नहीं, ज़रूरत काम नहीं,
जुनून और सुकून में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब समझे आप लोग, काम ज़रूरत नहीं होता और ज़रूरत ही काम नहीं होता। मतलब कितना मतलब ब्यूटीफुल इनकी थॉट थी। जुनून और सुकून में कोई फ़र्क नहीं होता, जुनून और सुकून में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह की इनकी लाइन थी। अगर इसे मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वर्क कैन नॉट बी नेसेसिटी, नॉन नेसेसिटी वर्क, व्हाट डिफरेंस देन बिटवीन पैशन एंड मेयर कंफर्ट। इसको इन्होंने कितने ब्यूटीफुल तरीके से पेश किया था। वो मरने के बाद उन्होंने बहुत आइकॉनिक लाइन उनकी 5 सिंह तोमर की याद आती है कि बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। फ्रेंड्स, कितनी उम्दा सोच थी इनकी, कितनी उम्दा इनकी लिखावट थी कि बीहड़ों में, अगर बीहड़ में जाएंगे तो आपको बागी लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं सताए हुए हैं, लेकिन अगर डकैत आपको खोजना हो तो आप पार्लियामेंट में चले जाइए। मतलब द बैडलैंड्स हैव रेबल्स, इट्स पार्लियामेंट दैट हैज द डकैत। यहाँ पे बहुत ही स्टेटस में जो इनका जो था वो 1000 ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट पे था। इरफान जी एक फ्रेंड्स की तरह थे, एक फ्रेंड की तरह थे। उनसे उनकी कोई मूवीज़ भी देखता लगता था कि किसी अपने में से ही किसी अपने दोस्त को देख रहा है। उनका हर किरदार ही ऐसा होता था। और इसीलिए जब उनकी डेथ हुई तो लगभग सभी को लगा कि उसका कुछ ना कुछ पर्सनल लॉस हुआ है। खासतौर पे उन लोगों को भी ये बात लगी जो उनको कभी जानते नहीं थे। हम और आप जैसे लोगों को भी लग रहा है कि एक पर्सनल नुकसान हुआ है, जो कि हम लोग पर्सनली उनको नहीं जानते थे। हम लोग पर्सनली ना कभी उनसे मिले ना ही जानते हैं। और उन्होंने अपने ऑडियंस को भी कह दिया था, ऑडियंस के बीच में ये प्रूफ कर दिया था, जेन्यू में भी उन्होंने उस समय कहा था कि आम आदमी ही हीरो होता है। इट्स द कॉमन मैन हु इज़ द हीरो। मतलब कॉमन आदमी जो है वही हीरो है। इरफान जो है अब हमारे बीच में नहीं है और बहुत ही कम समय तक वो धरती पर रहे, 53 साल तक। उसके बाद अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ खोएं, हमें ये बात को अच्छी तरह से ध्यान याद रखना चाहिए कि जब वो उन्होंने लास्ट टाइम पे भी अपने कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने हमें लास्ट फिल्म दी थी जिसका नाम था इंग्लिश मीडियम। उनकी लास्ट मूवी थी, उन्होंने दी थी। यहाँ तक कि उसका प्रमोशन तक वो नहीं कर पाए थे, तब तक उनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। और जिससे कि वो हमें कुछ और बता सकें इससे पहले कि उनकी डेथ हो। मरने से पहले भी वो बहुत कुछ बताना चाहते थे और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो लास्ट मूवी जो उनकी आई थी, आपको पता ही होगा, इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, ये इरफान खान जी के बारे में था। कैसी लगी वीडियो आप हमें बताइएगा। हमने एक दिल से इस वीडियो को बनाया है, हमने इरफान खान जी के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ, पर यस, मैं उन्हें एडमायर करता था। मैं पर्सनली उन्हें एडमायर करता था, बल्कि मैं ही नहीं, मेरे टीम का हर मेंबर, रिच ग्रुप का हर मेंबर लगभग वो उन्हें एडमायर करता था। मैंने अभी तक ऐसा एक इंसान भी नहीं सुना सिंगल, मतलब मेरे जान पहचान में, या मैंने कभी देखा हो कहीं कि जिसने इरफान खान की बुराई की हो, चाहे वो जिंदा थे तब, चाहे वो उनके डेथ के बाद। तो फ्रेंड्स, ऐसी शख्सियत होनी चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए और हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें बताइएगा। हमने बहुत ही दिल से इस वीडियो को बनाया है। हमने हालांकि इसमें कुछ सोर्सेस का भी इस्तेमाल किया है, जैसे द हिंदू। हमने सोर्सेस का इस्तेमाल किया है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यूज़ किया है, लेकिन हमने उन्हें दिल से ट्रिब्यूट किया है। ये वीडियो हमने दिल से बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा। इस वीडियो में मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए और सिर्फ इस वीडियो के कारण हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें नहीं, मैं आपसे ये बात बिल्कुल नहीं बोलूँगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें बताइएगा, और आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कहूँगा आप वीडियो को लाइक कीजिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा आपसे। हाँ, मैं कोई और वीडियो बनाता यूपीएससी का या एजुकेशनल तो मैं आपको बोल देता, लेकिन ट्रिब्यूट मेरा पर्सनल ट्रिब्यूट है रिच ग्रुप फैमिली की तरफ से इरफान खान जी को। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो, मैं यही वाइंड अप करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं बोल पाऊँगा। आपको कैसी लगी वीडियो हमें बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और नहीं, आप बताइएगा बस आपको वीडियो कैसा लगा, या आप कुछ पर्सनली जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा अगर इरफान खान जी के बारे में आप जानते हैं, आप हमें कमेंट में इरफान खान जी के बारे में बताइए कि आप कितना जानते हैं, आप उनके कितने बड़े फ़ैन हैं, उस पर हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स,
अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा बोल पाऊँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना आपको क्या क्या पता है उनके बारे में जो शायद हमें ना पता हो। धन्यवाद।